पढ़ा था कि नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, याद है? 10 एसेंशियल्स हमने पढ़े थे, जिसमें फ्री कंसेंट भी था, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस भी था, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट भी था, कंसिडरेशन, ऑब्लिगेशन, ऑब्जेक्टिव, ये सारा कुछ था। उन्हीं के अंदर हमारे पास एक एसेंशियल था जिसका नाम था नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे कानून के अंदर कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे भी हैं जिनको कानून ने कह दिया कि हर हाल में ये एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। बेशक सारे के सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, ईच एंड एवरीथिंग, सारा कुछ ठीक हो, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। ठीक है जी, तो वो हम कहते हैं जनाब डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। देखिए बेटा, जब भी आप लॉ पढ़ते हैं तो कानून को ऐसी नजर से आपने पढ़ना है कि जिसमें आप कानून की बारीकियां समझ सकें, उसमें जितने भी लूप होल्स हैं वो आपको पता हो। और लूप होल्स हमें कहां से मिलते हैं? जनरल रूल से या एक्सेप्शन से? एक्सेप्शन से। जनरल रूल के ऊपर तो केसेस होते हैं, केसेस से बचा कैसे जाता है? एक्सेप्शन से। तो इस वजह से हमारे कानून के अंदर 90% केसेस में हर रूल की एक एक्सेप्शन मौजूद है। ठीक है, तो हमारा आईक्यू भी यही हरकत करता है, वो हमें जनरल रूल बता देगा, कहेगा जी बताइए बताइए कि कौन सी सिचुएशन में ये बंदा बच सकता है। ओके, तो एक्सेप्शन जहां जहां पे मौजूद है आपने उन एक्सेप्शंस का ज्यादा ख्याल करना है। तो इस रूल में भी कुछ आपके जनरल रूल्स हैं, उनकी फर्दर कुछ एक्सेप्शंस हैं, तो हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं जनाब सबसे पहले याद है एग्जाम्पल बॉलीवुड की, एक कौन है? अमीर बाप है। एक कौन है जी? अमीर बाप है। बी कौन है जनाब? गरीब अकाउंटेंट है जनाब, गरीब हीरो है जनाब। ये सॉरी, इसीलिए तो मैं आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि ये माइंड में रहे आपके एग्जांपल। और भी बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो आपको बुक में यहां पे दे देंगे, लेकिन ये एग्जांपल जरा इसको जस्टिफाई करती है। सी कौन है? ए की बेटी है जनाब। मसला क्या है वैसे आपके इस एग्जांपल से? अजीब सी लगती है ना, है ना? कोई बात नहीं है, देखते हैं कि अगर कोई चीज अजीब सी लगे तो वो हो तो कैसा फील होता है, आज एक्सपीरियंस करते हैं। डी कौन है? गरीब लड़की है जनाब। जनाब बॉलीवुड की मूवी का सीन है जी, पुरानी मूवीज का, हीरो गरीब होता है, आपको पता है। गरीब हीरो किसको पसंद करता है? गरीब लड़की को। अमीर लड़की किसको पसंद करती है? गरीब को। बाप की एक ही बेटी है और बड़ी जिद्दी है, और वो बाप से कहती है कि अब्बा जी बी डी से शादी करने जा रहा है, अगर इसने शादी की तो फिर मैं गई। तो ए बी के साथ क्या एग्रीमेंट करता है? हाँ नहीं, भर के नहीं लाओ, वो भर के लेके आता है। वो कहता है कि जनाब अगर तुमने डी से शादी ना की तो मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। आई विश आई कुड बी दैट गरीब हीरो। ये क्या करे? दैट्स द पॉइंट। लेकिन नॉर्मली जो गरीब हीरोइनें होती हैं वो आपको पता है कि अब वो कहती हैं तुम हीरो कुछ भी उनको कह ले, वो आप यकीन कीजिए किसी भी मूवी में देख लें, जो काम विलन करता है ना, अगर वो काम हीरो करे तो वो खुश है हीरोइन, अगर वही काम विलन करे तो जनाब वो रोला डाल देती है कि जनाब ये गलत है। एनीवेज, ए ने एग्रीमेंट किया बी के साथ कि क्या, कि मैं तुम्हें 1 करोड़ पे दूंगा, तुम डी से शादी ना करो। बी ने आगे से क्या किया? चार्टर्ड अकाउंटेंट था भाई। बी ने आगे से क्या किया? 1 करोड़ ले लिया और डी से शादी कर ली। नहीं, पाकिस्तान में भी रहे, कोई मसला नहीं।
तो हुआ ये कि जनाब ए ने बी के खिलाफ केस कर दिया कि सर एग्रीमेंट हुआ था कि बी डी से शादी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन इसने शादी कर ली, लिहाजा इससे कहिए कि डैमेजेस के तौर पर मुझे 5 करोड़ वापस करे। तो लॉ कहता है कि जनाब अगर आप किसी बंदे को शादी करने से रोकने का एग्रीमेंट करेंगे तो वो आपका एग्रीमेंट क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन, एग्रीमेंट फॉर रिस्ट्रेनिंग द मैरिज, फॉर रिस्ट्रेनिंग द मैरिज। एग्जाम्पल को बदल देते हैं जी। हमारी एक बहन नाराज हो रही है, पता नहीं क्यों, मैंने बहन की बात की है या तो आप बहन है आगे जी। भाई साहब शादी इज बिजनेस, यू नो। आजकल के जनाब शादियां जो हैं वो आजकल नॉर्मली, जाहिर बात है एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, वो सबसे पहला क्वेश्चन होता है लड़के वालों का कि लड़की को जहेज कितना मिलेगा और लड़की पढ़ी लिखी कितनी है, काम शाम तो सारा कर लेती होगी। और लड़की वालों का जनाब सबसे पहला क्वेश्चन होता है लड़का कमाता कितना है, अच्छी जॉब होगी, 6 डिजिट सैलरी तो होगी कम से कम, कार शार होगी, घर अपना होगा, शादी के बाद लड़की को अलग से रखेगा ना। ये जनाब दोनों तरफ जो है वो बिजनेस चल रहा था। तो फिर जनाब बिजनेस नहीं घुसा शादी के अंदर, शादी बिजनेस में आ गई है। एनीवेज, अब हम छोटी सी एग्जांपल एक और देख लेते हैं, एग्जांपल चेंज कर लेते हैं। ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है, क्या? ए कहता है कि अगर तुम शादी नहीं ना करो सारी जिंदगी तुम शादी ना करो, एंड पे जाके तुम्हें हूरे मिलेंगी, हूरों से जाके शादी करना जन्नत में। तो जिंदगी जब तक दुनिया में हो तुम शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 10 करोड़ पे दूंगा। पता ना, अब ये देखना पड़ेगा कि ए इसके इवज चाहता क्या, ये शादी क्यों नहीं करवा रहा, ये देखना पड़ेगा ना। तो ए कहता है कि जनाब अगर आप शादी नहीं करते सारी जिंदगी, बी को कहता है तो मैं आपको क्या करूंगा, 10 करोड़ रुपए या 1 करोड़ रुपए आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है जी, आई डोंट नो। अब ये इस सिचुएशन में लॉ कहता है कि जनाब ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। ये एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। ये एग्जांपल आपकी बुक वाले ने भी कोट की हुई है। देखिए जनाब, बुशरा, मैंने कहा था बिजनेस है ये, देखना। बुशरा प्रोमिसेस विद आजम फॉर गुड कंसिडरेशन, गुड कंसिडरेशन मतलब है कोई अच्छे खासे पैसे, अच्छी खासी रकम, दैट शी विल नॉट मैरी सलमान। बुशरा ने आजम से क्या कहा, तुम मुझे पैसे दो मैं सलमान से शादी नहीं करूंगी। तो ये एग्रीमेंट कैसा है उनका, तो कहते जनाब इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। क्लियर? अच्छा, इस रूल की एक एक्सेप्शन है, वो आपकी बुक में लिखी हुई। ओके, तो कोशिश कीजिए कि उस एक्सेप्शन को लिख लीजिए। एक्सेप्शन क्या है जनाब? एक्सेप्ट किसके अलावा जी, एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन अर्ली मैरिज या मैरिज ऑफ माइनर, एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट मैरिज ऑफ माइनर। ठीक है जी, देख लेते हैं। कहता जी एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर। ठीक है जी, लिखा हुआ है, आप इसको एक्सेप्शन के तौर पर कंसीडर करेंगे। अब अगर आप किसी माइनर की शादी करवाने के एग्रीमेंट रोक देते हैं, मिसाल के तौर पर ए बी के साथ एक प्रॉमिस करता है कि भाई तुम्हारा जो सी भतीजा है ना, तुम इसकी शादी 16 साल की एज में ना करवाओ। वो 16 साल का है, वो कहता है जी तुम बी सी की शादी ना करवाओ तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा।
अब सी कौन है? एक माइनर। माइनर की शादी रोकने का एग्रीमेंट क्या होगा? बिल्कुल ठीक होगा, वैलिड होगा। क्लियर? यहां तक मसला मसाइल ऑल ओके? परेशान क्यों हो गए भाई? फिक्र ना करें, आप 16 साल के नहीं है, अल्लाह खैर करेंगे। 18 की हो गई हो ना? डन, बट डन है, डन है, डन। कोई नहीं आपकी शादी रोक सकता। नहीं अब्बा जी आग भी नहीं कर सकते। अच्छा एक रूल पास हुआ है, पता है आप लोगों को? एक रूल पास हुआ है, ये जो अब्बा जी धमकी देते ना मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा, कर भी देंगे। नहीं कर सकते भाई। पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली एक लॉ पास हुआ है कि जनाब जिसमें कोई बाप अपनी सारी जायदाद, अगर उसकी एक से ज्यादा औलादें हैं तो वो अपनी सारी की सारी जायदाद एक औलाद को नहीं दे सकता। अगर उसने लिख के भी दे दिया ना, उसने ये भी कह दिया कि जनाब ये मेरी जायदाद इस बेटे को दे दो, तो फिर भी एज पर लॉ वो उस अकेले बेटे को ज्यादा से ज्यादा 1/3 मिल सकता है। ज्यादा से ज्यादा 1/3 उसको मिल सकता है, उससे ज्यादा उस औलाद को नहीं मिल सकता। बाकी तमाम औलादों में जो है वो बराबर की तकसीम होगी। ये रूल पाकिस्तान का पास हो चुका है, तो टेक इट इजी, कोई मसला नहीं करते आग। नहीं भाई, मौलाना तारक मसूद को मैं बिल्कुल नहीं सुनता और ना ही मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। मैं आपको एक लॉ की बात बता रहा हूँ, कानून की बात बता रहा हूँ। बेसिकली ये रूल सुन ले भाई, ये रूल इस वजह से पास हुआ है, ये रूल इस वजह से पास हुआ है कि अक्सर पेरेंट्स की डेथ के बाद जो बड़ा बेटा होता था या जो होशियार चलाक पढ़ा लिखा बेटा होता था या कोई भी बंदा, वो सारी की सारी जायदाद अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेता था और पेरेंट्स को पता भी नहीं होता था। तो इस वजह से ये रूल पास हुआ कि जनाब अगर आप किसी एक औलाद को सारी की सारी जायदाद दे देंगे तो फिर बाकियों का क्या कसूर है? वो आपने अगर फिर पैदा नहीं करने थे, अगर उनको कोई आपने हक नहीं देना उनका, तो ठीक है। तो इस वजह से ये रूल पास हुआ था। ओके, तो उस रूल की मद में आप प्रोटेक्टेड है। एनीवेज, इसके बाद देखिए जी, लेट्स सपोज मैंने जनाब, मैं एक शॉप पे काम करता था या एक जगह पे मैं काम करता था। लेट्स सपोज शॉप कह लेते हैं इसको, असले की दुकान थी। लेट्स सपोज अब मैं मिस्टर बी, मैं जनाब अब अपने असले की दुकान ओपन करना चाहता हूं। मैंने प्लान कर रहा हूं जनाब, अच्छा नहीं इस जगह पे बिजनेस करूंगा, इस जगह पे बिजनेस करूंगा। मिस्टर ए जो है, जो शॉप का ओनर है, उसको कहीं पता चल गया कि जनाब अगर ये मेरे कंपटीशन में आ गया तो मैं तो फिर गया। तो ए बी के साथ एग्रीमेंट करता है कि तुम ये बिजनेस ना करो, इसके बदले में मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दे दूंगा। तुम ये बिजनेस ना करो, इसके बदले में तुम्हें क्या कर दूंगा, मैं 10 लाख रुपए दे दूंगा। मैं जनाब चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने कहा जी ठीक है दें। उसने 10 लाख रुपए दिए, उसी से जनाब मैंने उसके सामने बिल्कुल दुकान डाल ली। 10 लाख रुपए से इतनी बड़ी दुकान नहीं आती, लेकिन दुकान मैंने जनाब डाल ली, जाहिर बात है। 10 लाख रुपए देके जनाब मैंने दुकान खरीद ली और मैं अब उस पर काम कर रहा हूं। अब ए बी के साथ जो उसने एग्रीमेंट किया था वो इस चीज का किया था कि बी ये बिजनेस नहीं करेगा, लेकिन बी ने क्या किया, पैसे लेकर वही काम कर दिए। तो अब ए अगर कोर्ट जाएगा तो जाके कहेगा कि सर एग्रीमेंट ये हुआ था कि मैं बी को पैसे दूंगा, उसके बदले में बी जो है वो कोई काम नहीं करेगा। याद हमने कंसिडरेशन के बारे में पढ़ा था, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि किसी काम करने से रुक जाना। तो सर कंसिडरेशन बिल्कुल ठीक है, सारा कुछ, सारे एसेंशियल्स पूरे हैं। देन बी ने बात नहीं मानी, इससे डैमेजेस क्लेम करने हैं मैंने। तो लॉ कहता है कि जनाब आप किसी बंदे को बिजनेस करने से रोकने का एग्रीमेंट करेंगे तो वो आपका एग्रीमेंट क्या होगा, वॉइड एब इनिशियो होगा। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग का यहां पे मतलब बिजनेस है। अच्छा जी, अब मैंने जनाब अपनी असले की शॉप बना ली,
ठीक है। और लेट सपोज मैंने जनाब अपने असले का नाम रखा जी बी वेपन्स, सही है, बी लॉ वेपन्स डीलर, बिस्मिल्लाह। ये भी सही है। नहीं वैसे बिजनेस तो बिजनेस है ना भाई, जो मर्जी हो जाए। अच्छा ये आप लोगों को मैं बता दूं, ये टोटली लीगल बिजनेसेस होते हैं। असली की जो डीलरशिप होती है ये टोटली लीगल बिजनेसेस होते हैं, इनके बाकायदा रिकॉर्ड्स होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आते हैं और इसके लाइसेंस का रीन्यूएबल होता है। ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपकी, आपने शायद पढ़ा हो इनटेंजिबल एसेट, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना, लाइसेंसेस वगैरह, सॉफ्टवेयर्स वगैरह, ये आपके इनटेंजिबल एसेट्स। कोई नहीं इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। तो इनटेंजिबल एसेट जो है वो हकीकत में वो ये इनटेंजिबल प्रॉपर्टी आपकी होती है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हम इसको कहते हैं। तो ये जनाब बाकायदा ये प्रॉपर इसके बड़े इसके लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। तो ये बिल्कुल लीगल बिजनेस होता है असला डीलरशिप का, अगर तो लाइसेंस पे है तो। अच्छा जी, अब जनाब बी लॉ वेपन डीलर के नाम से जनाब मैंने अपनी शॉप ओपन कर ली। अब मिस्टर ए आया, मिस्टर ए कहता है कि तुमने दुकान अपनी ओपन कर ली है, अपना तुम जो ब्रांड है, ये जो नाम है, तुम मुझे बेच दो। मैंने पहले क्या किया था, इसने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा, 10 लाख ले लिए थे। अब इसका प्लान है कि जनाब मैं भी इससे जो है वो तकरीबन कोई 50 लाख रुपए लूंगा या 1 करोड़ रुपए लूंगा। मैंने कहा जी ठीक है। अब वो कहता है कि जनाब मिस्टर ए कहता है कि जी ये तुम अपना बिजनेस क्या करो, मुझे बेच दो 1 करोड़ रुपए के लिए। मैंने कहा ठीक है ले लो। मैंने कहा लेकिन याद रखना कि तुम इस विसिनिटी के अंदर जहां पे मेरी शॉप है, तुमने मेरा ब्रांड तो परचेज कर लिया, ठीक है, इस विसिनिटी के अंदर तुम ये बिजनेस नहीं करोगे, तुम बिजनेस नहीं करोगे। एग्रीमेंट देखिए सेम नेचर है। यहां भी मैं ए ने मुझे क्या कहा था कि तुम बिजनेस नहीं करोगे। अब मैं बी ए को क्या कह रहा है कि अब तुम बिजनेस नहीं करोगे क्योंकि तुमने मेरी तो शॉप परचेज कर ली, तुमने मेरा ब्रांड, तुमने मेरी गुडविल परचेज कर ली है, तो तुम ये बिजनेस नहीं करोगे। उसने कहा जी ठीक है, कोई मसला नहीं, नहीं करूंगा। इसने जनाब परचेज किया, ठीक है जी। परचेज करने के बाद जनाब बिजनेस स्टार्ट कर दिया इसने। अब यहां पे देखना पड़ेगा कि क्या सेम लीगल स्टेटस होगा हमारा या नहीं होगा। लॉ से पूछते हैं। कहानी समझ में आई है? पहले ए ने मुझे मना किया था बीइंग बी, अब मैं ए को मना कर रहा हूं। अब जरा कहानी देखते हैं। पहले जरा इसको देख लेते हैं, दूसरी सिचुएशन दोबारा इसी में से देख लेते हैं। देखिएगा जी, कहता है जी रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेडिंग में क्या जी, एवरी एग्रीमेंट बाय विच anyone is restrained from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is to that extent void। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देखिए जनाब। अजहर एंड मजहर carried on business in a certain locality in Karachi. Azhar promised to stop business in that locality if Mazhar paid him 1000. Azhar stopped his business but Mazhar did not pay him the promised money. हुआ क्या? It was held that Azhar could not recover anything from Mazhar because the agreement was in restraint of trade and was thus void. ठीक है, हमारे एग्जाम्पल से थोड़ी सी जरा डिफरेंट है। इसमें हमने पैसे ले लिए थे और काम भी कर दिया था। उसने कहा जनाब काम हो गया लेकिन उसने पैसे नहीं दिए, तो दोनों सिचुएशन में क्या होगा, एग्रीमेंट वॉइड है तो परफॉर्मेंस जरूरी नहीं है। ठीक है, अब नीचे इसके एक्सेप्शन देखिए। एक्सेप्शन में जनाब सेल ऑफ गुडविल। अब जो मैं बात कर रहा था, कहते हैं जनाब वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस। एक बंदा, कौन सा बंदा, जो अपना बिजनेस की गुडविल बेच रहा है। मैं क्या बेच रहा था, गुडविल बेच रहा था ना। बी लॉ वेपन्स डीलर की शॉप में बेच रहा था उसे। क्या करता है जनाब, वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ अ बिजनेस मे एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस within specified local limits so long as the buyer or any person deriving title to the goodwill from him carries on a like business therein। वो क्या कर सकता है, वो एग्रीमेंट कर सकता है जनाब, दूसरे बंदे को रोक सकता है
कि जनाब आप ये वाला बिजनेस नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी सही समझ आपको नीचे आएगी जनाब, देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक जो लिमिट है कि कौन सा बिजनेस नहीं कर सकता, कितने टाइम के लिए नहीं कर सकता, कितनी लोकेलिटी में नहीं कर सकता, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। ठीक है, तो लेकिन एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 48 देखिएगा जनाब। अदील सेल्स हिज बेकरी टू बदर विद गुडविल ऑफ ₹1 लाख एंड एग्रीज नॉट टू ओपन अ बेकरी एनीवेयर इन पाकिस्तान। अदील ने क्या किया, अपनी बेकरी बेच दी किसको, बदर को, और एग्रीमेंट क्या किया कि मैं पूरे पाकिस्तान में बेकरी नहीं खोलूंगा। तो मुझे बताइए क्या ये जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं जस्टिफाइड। वो एक लिमिट, टाइम ड्यूरेशन, वो एक कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि जनाब इतनी लिमिट है। फॉर एग्जांपल अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो वो आप ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि जनाब आप फैसलाबाद की इस विसिनिटी के अंदर, मदीना टाउन के अंदर, या आपके पास ये अमीन टाउन के अंदर आप किसी किस्म का बिजनेस नहीं कर सकते। तो वो ठीक है, वो जेन्युइन है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं जनाब पूरे पाकिस्तान में काम नहीं कर सकते, तो ये गलत बात है। एग्जाम्पल नंबर 49 देखिएगा, ये इस चीज़ की आपको क्लैरिटी हो जाएगी। सलमान सेल्स हिज बिजनेस ऑफ इमिटेशन ज्वेलरी इन मुल्तान टू दाऊद and promises that for 2 years he will not deal in imitation jewelry in Multan. The promise is held valid and enforceable. ठीक है जी, अगर कोई बंदा अपना बिजनेस बेच दे और एग्रीमेंट कर ले किस चीज का, कि वो बंदा ये वाला काम नहीं करेगा एक स्पेसिफिक टाइम के लिए स्पेसिफिक लोकेलिटी के अंदर, तो लोग कहता है कि वो एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक होगा। इस केस में ए ने बी को क्या कहा कि तुम मुझे ये बेच रहे हो, मैंने ये परचेज कर लिया है, तो तुम ये वाला बिजनेस ओपन नहीं करोगे। अगर अब मैंने ये बिजनेस ओपन किया तो मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, मुझे डैमेजेस देने पड़ जाएंगे। भाईजान दोबारा सुन लीजिए, पहले केस में क्या हुआ था, ए ने बी को क्या कहा था कि तुम बिजनेस ना करो, तुम बिजनेस ना करो, इसके बदले में मेरे से पैसे ले लो। बी ने पैसे ले लिए और बिजनेस कर लिया। लॉ ने कहा जी कोई मसला नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट इंटरेस्ट रेट ऑफ ट्रेड जो है वो डिक्लेयर्ड वॉइड है। ठीक है जी। दूसरे केस में क्या हुआ, अब ए ने बी का बिजनेस ही परचेज कर लिया, बी की गुडविल उसने परचेज कर ली, और क्या कहा कि जनाब आप पूरे 1 साल तक इस विसिनिटी के अंदर बिजनेस नहीं करेंगे। अब अगर मैं फिर उसी डगर पे रहा और मैंने बिजनेस कर लिया, तो लोग कहते हैं जनाब नहीं, इस दफा नहीं। अगर कोई बंदा आपसे गुडविल परचेज करे तो वो आपके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। कैसा एग्रीमेंट कर सकता है, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेडिंग का, कि आप स्पेसिफिक एरिया के अंदर स्पेसिफिक टाइम के लिए बिजनेस नहीं कर सकते। क्लियर? हकीकत में इस रूल की एक एक्सेप्शन है। किस चीज की एक्सेप्शन जनाब? एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट ट्रेडिंग इज वैलिड कब? वेयर गुडविल इज सोल्ड। ओके, जब आपने गुडविल बेच दी तो अब जो परचेजर है वो सेलर को क्या कह सकता है कि जनाब आप इस विसिनिटी के अंदर स्पेसिफिक टाइम के लिए बिजनेस नहीं कर सकते, तो वो एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, अगर गुडविल परचेज नहीं कर रहा, अगर वो सिर्फ ये कह रहा है कि नहीं तुम इस विसिनिटी के अंदर इतने टाइम के लिए बिजनेस ही ना चलाओ और ये मेरे से पैसे ले लो, तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। दोनों में थोड़ा सा बस फर्क है। यहाँ पे नॉर्मल बिजनेस करने से रोक रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, बिजनेस करने से रोक रहा है, लेकिन कैसे रोक रहा है? गुडविल परचेज करके। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज छोटी छोटी कंपनीज को क्या कर लेती हैं, परचेज कर लेती हैं, तो वो एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन अगर बड़ी कंपनीज छोटी कंपनीज को पैसे दें कि तुम बिजनेस ना करो, तो वो एग्रीमेंट क्या होगा, गलत होगा। क्लियर? समझ आ गई बात की? इसी तरह इसकी एक और एक्सेप्शन है जो शायद आपकी बुक में नहीं लिखी हुई। कहता है जनाब जब आप पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हैं, जब आप क्या करते हैं, पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हैं, तो कहता है जी पार्टनरशिप पे बिजनेस करते हुए ड्यूरिंग पार्टनरशिप भी और आफ्टर पार्टनरशिप भी
आप किसी भी पार्टनर को रिस्ट्रेंट कर सकते हैं कि भाई साहब आपने 1 साल के लिए पार्टनरशिप के बाद भी, या आपने ड्यूरिंग पार्टनरशिप इस स्पेसिफिक बिजनेस को आप कंडक्ट नहीं कर सकते, कि पार्टनर्स आपस में डिसाइड कर सकते हैं कि जनाब कोई भी बंदा ये स्पेसिफिक बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकता। छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं। मेरी फर्म है क्रेडिबल्स कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी। हमारी फर्म, हम बेसिकली 4 दोस्त थे, चारों अपना अपना काम करते थे, और एक हमारा ACCA था, बाकी हम 4 जो दोस्त थे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे, CS थे। इस्लामाबाद की मैं बात आपको बता रहा हूँ। अब हुआ ये कि जो एक मेरा दोस्त जो ACCA वाला था और जो दूसरा CA था, वो जनाब ये दोनों, इसका नाम मुबशिर था, इसका नाम जनाब अरशद था, ये दोनों करते थे फ्रीलांसिंग। ये फ्रीलांसिंग करते थे। अब हम लोगों ने जनाब एग्री कर लिया कि हम इकट्ठे मिलकर फर्म बना लेते हैं। ड्यूटीज हमने असाइन कर दी, क्योंकि मैं फ्रीलांसिंग तो एज सच नहीं करता था, लेकिन मेरे जो क्लाइंट्स थे वो बड़े मतलब अच्छे थे, शुरू से मेरे साथ थे, तो मैं अकेला ही उस फर्म को चला रहा था। बाद में जनाब हमने कहा कि एग्री कर लेते हैं, हम अपनी फर्म बना लेते हैं। हमने जनाब 4 बंदों ने मिलकर, एक लाहौर का हमारा दोस्त है, नबील उसका नाम है जी, ही इज ऑल्सो CA। तो हम 4 लोगों ने मिलकर, मुबशिर, अरशद, हसन और नबील, हम 4 लोगों ने मिलकर अपनी फर्म बना ली। और हमने एग्री किया, क्या एग्री किया कि फ्रीलांसिंग, कौन सी फ्रीलांसिंग, हमने कहा जनाब अरशद भाई क्या करेंगे, अरशद भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग। जब आप इंशाल्लाह आर्टिकल्स करने के लिए जाएंगे तो वहां पे एक एडवाइजरी का डिपार्टमेंट होता है, एडवाइजरी के डिपार्टमेंट में सारा कुछ दिखाते हैं, फाइनेंशियल मॉडलिंग, बजटिंग, बिजनेस फीजिबिलिटी, ये सारा कुछ उसके अंदर आता है। मेरे जिम्मे काम आ गया किस चीज़ का, कि जनाब मैं टैक्स और जो लीगल कंप्लायंस है उनको देखूंगा, कि जो लॉ के, कॉर्पोरेट लॉ के, कंपनीज के जो कानून होते हैं उनको देखूंगा, और कंपनीज का जो टैक्सेशन का जो प्रॉब्लम्स है उनको देखूंगा। नबील के जिम्मे जनाब हमने काम लगा दिया कि ये जो हमारे अदर मैटर्स हैं, लाइक ऑडिट, कोई असाइनमेंट हमें मिल गई, ठीक है, या रिपोर्टिंग की क्विक बुक वगैरह, इस तरह के जनाब हमें अगर कोई असाइनमेंट मिल गई तो वो नबील देखेगा। और ACCA मुबशिर साहब, जारी बात है, ही इज ACCA, तो यू नो CS का मुकाबला तो ACCS नहीं कर सकते। तो ACCA जनाब वो, इनको हमने कहा कि आपने सिर्फ कस्टमर को घेरना, कस्टमर सर्विस, CS। हमने कहा जनाब सबसे मुश्किल काम हम आपको दे रहे हैं। सीनियर था हमारे से, 10-10 साल बड़ा था हमारे से ये। तो हमने कहा सर आपने करना ये है कि आपने सबसे मुश्किल काम करना है। क्या? आपने कस्टमर्स घेर के लाने, क्लाइंट्स आपने घेर के लाने, कस्टमर सर्विस का जनाब जो भी पैसों की डीलिंग है सारा कुछ जनाब वो मुबशिर साहब का काम। अब हमने एग्री ये किया कि जनाब अरशद भाई, आप जो फ्रीलांसिंग किया करते थे, बिजनेस फिजिबिलिटी का, बजटिंग का, फाइनेंशियल मॉडलिंग का, अब वो आप नहीं करेंगे, अब वो आप नहीं करेंगे। किसने एग्रीमेंट किया? तमाम पार्टनर से मिलकर एग्रीमेंट किया कि एक पार्टनर ये वाला काम बिल्कुल नहीं करेगा। अगर मैं वैसे इसको कहता कि मेरे से 10,000 रुपये ले लो, फ्रीलांसिंग छोड़ दो, बंद कर दो फ्रीलांसिंग, तो एग्रीमेंट क्या होना था? वॉइड। लेकिन बीइंग पार्टनर, अगर मैं अपने दूसरे पार्टनर को कहता हूं कि भाई साहब आप ड्यूरिंग पार्टनरशिप या आफ्टर पार्टनरशिप जो भी हमने एग्रीमेंट किया, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से एग्रीमेंट कर ले कि जनाब आप ये स्पेसिफिक काम नहीं करेंगे, तो लॉ क्या कहता है कि जनाब ये बिल्कुल वैलिड एग्रीमेंट है। क्लियर? ये आपके एक्सेप्शन इसमें यहां पे लिखी हुई, आगे चलकर इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे। ओके, एग्रीमेंट टू रिस्ट्रेंट trading is valid where partners agreed
टू नॉट